रोमांचक उपन्यास शरीफ गुंडा का अध्याय 21। युग शेखर की आंखें खुली। अभी भी वह नींद में था। उसे लगा उसकी आंखें ऐसी नहीं खुली है, उसने जरूर कुछ सुना है। तब तक कॉल बेल की घंटी बजी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला। ओ लुच्ची, तुम? युग शेखर नींद में ही बोला, लेकिन दरवाजे से हट गया। गुड मॉर्निंग सर। सर, आप अब तक सो रहे हैं? आपको मालूम भी है सुबह का 9 बज रहा है। रात को घर आने में देरी हो गई थी। ऊपर से धमकी देने वाले महाशय ने फ्लैट का कबाड़ा कर दिया था, इसलिए सोने में देरी हो गई थी। युग शेखर वॉश बेसिन पर सिर झुकाते हुए बोला। उसने नल खोलकर पानी अपनी आंखों पर मारा और पास लटकी हुई तौलियों से चेहरा साफ करता हुआ बोला, कहो, क्या रिपोर्ट लाई हो? नशा को झांसे में लेकर आ रही हूं, रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उससे कैसे मिली? मैं उसके घर के आगे घूम रही थी। आपने अपने हिडन कैमरे से जो फोटो भेजा था वो मेरे काम आया। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकली। मैं जानबूझ उससे टकराई और गिर पड़ी। फिर बेहोश होने का नाटक करने लगी। फिर कुछ देर बाद में धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने पूछा क्या हुआ था। मैंने अपनी एक दुख भरी कहानी सुना दी और बोली कि नौकरी की तलाश में हूं। फिर वह क्या बोली? युग शेखर ने उत्सुकता से पूछा। वह बोली, तुम जैसी सुंदर लड़कियों को नौकरी कैसे नहीं मिलती? अगर तुम थोड़ा त्याग करो तो मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिला दूंगी। कल मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगी। तुम क्या बोली? मैंने कहा मैं ज़रूर फ़ोन करूंगी। गुड, वेरी गुड, युग शेखर ने कहा और वह रुचि को कुछ समझाने लगा और फिर वह बाथरूम में घुस गया। रुचि बिना युग शेखर को बोले किचन में समा गई और उसने ब्रेड टोस्ट और चाय बना ली। लगभग 1 घंटे में दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े। ऑफिस के बाहर कार पार्क करने के बाद दोनों ऑफिस की तरफ बढ़े। अभी अभय, तुमने यह क्या हुलिया बना रखा है? युग शेखर ने भिखारी के वेश में अभय को एकदम से पहचान लिया, जबकि रुचि स्तब्ध थी। रात भर मस्जिद के पीछे अगर किसी पे निगरानी रखनी है तो पागल या भिखारी बनकर ही हो सकता है, न कि पुजारी के गेटअप में। अबे एक हाथ से दूसरा हाथ खुजाते हुए बोला। रात की कुछ टोह मिली? युग शेखर ने पूछा। हाँ। क्या? रात भर मस्जिद के बाहर 2 कुत्ते ठंड से रोते रहे, मैं भी उनके साथ बखूबी निभाया। अभय जल्लाता हुआ बोला। पागल भिखारी, मजाक मत कर। युग शेखर ने अभय को घूरा। गुरु, अभी मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हूँ। ऑफिस में फ्रेश होने के बाद ही बोलने की हालत में हूँगा। साले मच्छरों ने रात भर जमकर मेरी दावत उड़ाई है। कुत्तों को छोड़कर मेरे पीछे पड़े रहे। अभय की बात पर रुचि मुस्कुराई, लेकिन युग शेखर ने ऑफिस के लॉक खोलने में ध्यान लगा रखी थी। सब ऑफिस के अंदर गए। अभय तेजी से रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। लगभग आधे घंटे बाद वो सजे धजे वापस युग शेखर के केबिन में प्रकट हुआ। आपने ऑफिस में भी सब इंतजाम कर रखा है, यह बहुत बढ़िया है, वरना आज तो मुझे। अभय की बात को बीच में ही काट कर युग शेखर बोला। चलो कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, वहीं मीटिंग भी हो जाएगी। अभय केबिन से निकला और केबिन से सटे हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा। युग शेखर भी पीछे पीछे था। अभय और युग शेखर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर चौंक पड़े, क्योंकि वहां अमर्त्य विक्रम सिंह पहले से मौजूद थे। आप कब आए? युग शेखर ने आश्चर्य से पूछा। जब आप लोग अपनी बातचीत में मशगूल थे। सुबह अभय ने मुझे कॉल किया था और मीटिंग का समय बताया था, इसलिए मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। मुझे मालूम है, आपसे ज्यादा अनुशासन में कोई नहीं रह सकता, युग शेखर ने गर्व से कहा और आगे बढ़कर कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच में रखे एक ब्लैक चेयर पर बैठ गया। सिमरन को भी बुला लो, युग शेखर ने अभय की तरफ देखकर कहा। अभय ने टेबल पर रखे इंटरकॉम से सिमरन का नंबर डायल किया और उसे कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड में सिमरन वहां हाजिर हो गई। उसने सबको हेलो किया। सिमरन एक सामान्य कद की युवा लड़की, रंग सांवला। उसने उस वक्त सलवार कुर्ती पहना था। वह सिक्स्थ सेंस इन्वेस्टिगेशन में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हैसियत से काम करती थी। अपने काम में वह बिल्कुल माहिर थी। उसकी एक ही समस्या थी, उसके दाहिने पैर में लकवा था, इसलिए चलने में उसे परेशानी होती थी। दिमाग बहुत ही तेज तर्रार थी। दिमाग। आइए मिस सिमरन, प्लीज हैव अ सीट, युग शेखर ने सिमरन से कहा।
सिमरन एक चेयर पर बैठ गई। तब तक भागते हुए रुचि भी वहां पहुंच गई। उसने झट से अमर्त्य विक्रम सिंह के पास वाला चेयर खींचा और उस पर बैठते हुए डरते हुए उसने युगशेखर को देखा। युगशेखर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। डियर फ्रेंड, मैंने यह मीटिंग कुछ खास मकसद से बुलाई है। युगशेखर ने सबको एक बार देखा। सब सावधान हो गए थे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम कमल त्रिपाठी और दीपेश बजाज के केस की छानबीन कर रहे हैं और साथ ही खुशबू के केस की भी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कमल और दीपेश केस की कुछ अहम कड़ी की छानबीन का जिम्मा मैंने अमर्त्य विक्रम सिंह जी को दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने अपना काम कर दिया होगा। कहते हुए युगशेखर ने अमर्त्य विक्रम सिंह की तरफ निगाहें दौड़ाई। अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा, ने हाँ में सिर हिलाया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग कल से खुशबू केस की छानबीन कर रहे हैं और उसकी भी बाकी रिपोर्ट मैं अभय से सुनना चाहूँगा और मैं सिमरन से उम्मीद करता हूँ कि कमल और दीपेश केस में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी हमें पुलिस के जरिए मिली है उसका डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सिमरन हमें बताए। युगशेखर ने सांस लिया और सबकी तरफ देखते हुए बोलना जारी रखा। लेकिन इन सबसे अहम है हमारे लिए खुशबू केस को डिस्कस करना, क्योंकि परसों खुशबू की शादी है। उससे पहले हमें अज्ञात फोनकर्ता को हर हाल में पकड़ना है। अब यह हमारे भी इज्जत का सवाल है। कहते हुए युगशेखर ने बीती रात को ऑफिस में हुई घटना और फोनकर्ता के पत्र की घटना के बारे में सबको जानकारी दी। सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। मैं चाहता हूं कि हम कोई युगशेखर की बात पूरी न हो सकी क्योंकि उसका मोबाइल जो कि साइलेंस मोड में था, स्क्रीन पर एक कॉल आ रहा था। युगशेखर ने मोबाइल के स्क्रीन को देखा। रतन दत्त का कॉल था। युगशेखर ने कॉल रिसीव किया। रतन दत्त ने घबराई हुई आवाज उसके कान से में टकराई। युग, अज्ञात फोनकर्ता का पत्र आया है। उसने धमकी दी है कि अगर खुशबू की शादी हो गई तो वह खुशबू को मार डालेगा। तुम घबराओ मत, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, युगशेखर ने कहा। ठीक है, तुम जल्दी आने की कोशिश करना, अंकल आंटी बहुत परेशान है। कहने के साथ ही फोन कट कर दिया गया। युगशेखर ने मोबाइल को टेबल पर रखा। चिंता की रेखाएं उसके ललाट पर विराजमान हो गई थी। खुशबू के भाई का फोन था। अज्ञात फोनकर्ता ने धमकी भरा पत्र भेजा है। युगशेखर की बातें सुनकर सब लोग परेशान से हो गए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द अज्ञात फोनकर्ता को पकड़ना है या फिर उसे ढूंढते हुए हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि खुशबू की शादी के दिन परिंदा भी पर न मार सके। हमें सभी सस्पेक्टों को निगरानी करनी पड़ेगी। मैं किसी भी तरह की शादी की तारीख को आगे नहीं बढ़वाना चाहता। युगशेखर पल भर के लिए रुका और उसने अभय से पूछा, पहले तुम बताओ, अपनी रिपोर्ट दो मिस्टर अभय। अभय सतर्क हो गया। उसे मालूम था कि मीटिंग के समय युगशेखर बिल्कुल ही मजाक और फालतू के डिस्कशन का आदी नहीं है। उसने फौरन से बेहतर रिपोर्ट देना शुरू किया। मैं कल रात लगभग 12 बजे से रचना की घर की निगरानी भिखारी बनकर करने लगा। मैं उसके घर के पास ही जमीन पर सोने की एक्टिंग कर रहा था कि लगभग 12:30 के करीब एक फोर्ड फीगो कार आकर रुकी थी। उसमें से 2 व्यक्ति बाहर निकले। एक मुस्लिम था जबकि दूसरा हिंदू। मुझे युग सर ने पहले बता दिया था। मैं समझ गया था वह अंजुमन इस्लामिया और रचना के पापा थे, जिनका नाम सर्वेश कालेकर था, जो कि घर के गेट के पास लगे पत्थर के नेम प्लेट से मुझे पता लग गया था। अंजुमन इस्लामिया ने कार से बाहर निकलते ही सर्वेश कालेकर को पकड़ लिया था। अभय ने एक लंबी सांस को फेफड़े में भरा और बोलना जारी रखा। मैंने करवट लेकर ध्यान से देखा। सर्वेश कालेकर नशे में था। अंजुमन इस्लामिया उसे सहारा देते हुए लोहे की गेट की तरफ बढ़ा। सर्वेश कालेकर कुछ बड़बड़ा था। मैंने अपने कानों को उसकी आवाज के पीछे छोड़ दिया। वह बोल रहा था कि मैं उस भैरव दत्त को कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अंजुमन इस्लामिया भी बोला था कि वह भैरव दत्त से बदला जरूर लेगा। सर्वेश कालेकर को घर में छोड़कर अंजुमन इस्लामिया बाहर आया था। तब तक मैं फोर्ड फीको के पिछले सीट के नीचे दुबक चुका था। मैंने समय देखकर अंजुमन इस्लामिया तकरीबन 5 मिनट तक कार चलाता रहा। फिर कार एक जगह रुक गई। वह बाहर निकलकर एक मस्जिद के पीछे चला गया। मैं तो कार के अंदर था, इसलिए मुझे कार के बाहर निकलने में दिक्कतें नहीं हुई। मैंने अंजुमन इस्लामिया का घर का पता अपने दिमाग में डालकर वहीं पास
में मस्जिद के फर्श पर सो गया, बल्कि यूं कहे तो फिर से सोने की एक्टिंग करने लगा। यह अंजुमन इस्लामिया मुझे कुछ खतरनाक आदमी लगा, क्योंकि रात तकरीबन 1 बजे के आसपास उसके पास 5 दैत्यकार शरीर वाले उससे मिलने आए थे और लगभग 1 घंटे बाद वापस गए। इसका मतलब तो यह है कि अंजुमन इस्लामिया और सर्वेश कालेकर की भैरव दत्त से निजी दुश्मनी है। युगशेखर चिंतित लहजे में बोला। आपकी क्या रिपोर्ट है सिंह साहब? युगशेखर ने पूछा। मथुरा का रिपोर्ट तो मैंने आपको दे दिया था। उसके बाद आपके कहे अनुसार मैं के बजाज के बारे में जानकारी जुटाने में लग गया और उससे वेश बदल कर मिला और उसकी लेडी सेक्रेटरी से भी बहुत जानकारी जुटाया। आपको क्या पता चला? युगशेखर कौतूहल बस पूछ बैठे। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। आप लोगों की बात सुनकर मैं अब समझ गया हूं। क्या? युगशेखर के माथे पर बल पड़े। यही कि दीपेश मर्डर केस का तार भैरव दत्त से जुड़ा हुआ है। अमर्त्य विक्रम सिंह बोले। कैसे? युगशेखर ने पूछा। के बजाज का मानना है कि उसके बेटे का खून भैरव दत्त ने करवाया है। क्या? युगशेखर पूरी तरह चौंक पड़ा। यस। कुछ कारण मालूम हुआ? यस। क्या? दीपेश बजाज उसी कॉलेज में पढ़ता था जिसमें खुशबू पढ़ती है। इससे क्या साबित होता है? यह तो मुझे पहले से मालूम है कि दीपेश बजाज खुशबू का क्लासमेट था। के बजाज का कहना है कि दीपेश खुशबू से प्यार करता था और यही भैरव दत्त को नागवार गुजरी और उसने उसकी हत्या करवा दी। ओह, मुझे लग रहा था खुशबू मुझसे कुछ तो छुपा रही थी। युगशेखर ने होठ गोल करते हुए कहा। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए कोई हत्या तो नहीं करा सकता ना। मेरा मतलब है कि वो मार पीट कर दीपेश को घायल कर सकता था, उसे धमकी दे सकता था। अभय बोल पड़ा। तुम ठीक कह रहे हो। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, दूसरी वजह भी है उसके शक का। अमर्त्य विक्रम सिंह बोले। क्या? युगशेखर और अभय एक साथ पूछ बैठे। के बजाज को लगता है कि उससे पुरानी दुश्मनी का बदला लिया गया है। कैसी दुश्मनी? इसके जवाब ढूंढने में तो मेरे भी पसीने छूट गए थे। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, कहकर अमर्त्य विक्रम सिंह ने डीप ब्रेथ लिया और बोलना शुरू किया। के बजाज के अनुसार उसने भैरव दत्त के दामाद के फादर से 1 एकड़ जमीन का सौदा किया था। भैरव दत्त का दामाद जमीन नहीं बेचना चाहता था, जबकि उसका अपने फादर के साथ अच्छा संबंध नहीं था। जब फादर को वह नहीं रोक पाया तब उसने के बजाज को उस जमीन से दूर रखने को कहा। के बजाज नहीं माना तो उसने उसे देख लेने की धमकी दी थी। अमर्त्य विक्रम सिंह इतना कहने के बाद चुप हो गए। युगशेखर भी चुपचाप सोच रहा, फिर बोला। हमें अब अपना पूरा ध्यान खुशबू की शादी की तरफ लगाना चाहिए। अभी तक की छानबीन से मुझे लगता है कि कमल और दीपेश के कत्ल की तार कहीं ना कहीं खुशबू के केस से जुड़े हुए हैं। मिस सिमरन, क्या आप दोनों के फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएंगी? यस सर। एक्चुअली मैं तो बहुत ही हैरान हूं। कमल और दीपेश का कत्ल एक ही तरीके से किया गया है। मैं कत्ल इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तो आपका कहना था कि अखबारों में आया था कि कमल त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी और लाश को कुछ कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, क्योंकि हॉस्टल फॉरेस्ट के नज़दीक था। लेकिन जब मैंने कमल और दीपेश की रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि कमल की हत्या की गई है। कैसे? क्या है रिपोर्ट में? युगशेखर ने पूछा। पहले दोनों को बेहोश किया गया और उसके बाद उनका किसी रस्सी से गला दबा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर लाश को छत बिछत कैसे पाई गई? युगशेखर ने पूछा। फॉरेंसिक रिपोर्ट तो बहुत ही अविश्वसनीय है, आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। सिमरन ने सबको एक साथ देखते हुए कहा। सबके चेहरे पर प्रश्न के भाव थे। फिर सिमरन ने ही मुंह खोला। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल करने के बाद लाश पर आदमखोर लाल चींटों को छोड़ दिया गया था, जिन्होंने लाश को मांस को खूब खाया था, जिससे कि लाश छत बिछत अवस्था में मिली थी। ओह, उफ! सबके मुंह से एक साथ निकला। लेकिन सवाल यह है कि कातिल को इतनी मात्रा में चींटे कहां से मिले होंगे?
युगशेखर ने पूछा। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि यूं कहे तो ठीक रहेगा कि किसी के पास जवाब था ही नहीं। इससे एक बात साबित होती है कि कातिल चाहे कोई भी हो, वह उन दोनों से बेहद नफरत करता था, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। करती थी भी हो सकता है, मेरा मतलब है कातिल मर्द या औरत दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभय बोला। तुम्हारी बात एकदम ठीक है मिस सिमरन। आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि लाल चीटे कहाँ मिलते हैं, और साथ में मैं आपको अपने हिडन कैमरे से लिया गया एक फिल्म दे रहा हूँ। मैं अब तक जिस किसी से भी मिला हूँ, उन लोगों की बातचीत को मैंने अपने हिडन कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। अब इस बात का एनालिसिस कीजिए कि कौन झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। कहते ही युगशेखर ने अपने जेब से एक छोटा सा कैसेट निकालकर सिमरन की तरफ बढ़ा दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी आगे की योजना क्या है। कहते हुए युगशेखर अपने मातहतों को अपनी योजना बताने लगा। वह सब इस बात से बेखबर थे कि उनकी योजना को कोई सुन रहा था, वहां कोई मौजूद था। उन सबके अलावा कौन था वो? धन्यवाद।